यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड काफी सारे सेक्शंस मेनली जो चैप्टर 3 बेस्ड आप लोगों के प्रोस्पेक्टस को लेकर थे। कल हमारा मेन पार्ट वही अपने आप में क्या रहा, डिस्कशन में रहा। बट स्पेशली कहीं कहीं एक दो जगह आपको नए पॉइंट्स भी देखने को मिले, लाइक प्रोस्पेक्टस के केस में आप लोगों ने पढ़ा कि जब भी कंपनी को प्रोस्पेक्टस, ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और जिसका पीओबी इंडिया में होगा या जब भी होगा, अगर वो इंडियन मार्केट से कैपिटल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ऑफर क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको प्रोस्पेक्टस क्या करना पड़ेगा, इशू। बट हम प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं करने देंगे जब तक बेसिक फॉर्मेलिटीज। बेसिक में तो क्या आया था, एक तो द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड एंड साइंड, प्लस नंबर 2 क्या था, द मैटर टू बी स्टेटेड, जो आपके सेक्शन नंबर 26 में गिवन थे वो तो आपको यहां भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उल्टा सर उस केस में आपने 5 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़े थे कि प्रोस्पेक्टस के अंदर ये 5 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा क्या करने पड़ेंगे, स्टेट करने पड़ेंगे। क्लियर। सो उसमें भी एक वर्ड था जिसमें आपको अगर याद हो कि पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 इन केस में एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कंपनी को, कंपनी मींस द ओरिजिनल, इंडिया में आए हुए नहीं, इन टोटलिटी कहीं भी एग्जिस्ट करते थे, अगर आपको एग्जिस्टेंस में कितने साल हो चुके हैं, 2 साल पर्टिकुलरली हो चुके हैं, तो आपके केस में ये वाले जो पहले 3 पॉइंट थे ये आपको दोबारा स्टेट करने की जरूरत नहीं। क्लियर। और वो 3 पॉइंट्स क्या थे, द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग, जहां से आप बनाए गए हो, द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, नंबर 2 कौन सी एनेक्टमेंट प्रोविजन के अकॉर्डिंग टू आप बाहर बनाए गए हो उसको, एंड इंडिया में एड्रेस, कहां पे इसको अगर वेरीफाई करना पड़े, इंस्पेक्ट करना पड़े, तो वो एड्रेस आपको प्रोस्पेक्टस में देना पड़ेगा। चलो ये 3 को लेकर तो आपने एक्सेप्शन डिस्कस कर ली, बट फिर भी ये 2 एडिशनल पॉइंट तो जाएंगे। द डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड, कहाँ पे आप रजिस्टर्ड होंगे, कहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट होंगे, तो आप अल्टीमेट उसकी डेट और उसका कंट्री का नाम बताइए। प्लस इंडिया में अगर आप अपना पीओबी क्या कर चुके हो, एस्टेब्लिश कर चुके हो, तो उसका भी एड्रेस आपको साथ में देना पड़ेगा। उल्टा ये पॉइंट याद रखने वाले हैं, बाकी कंटेंट तो आपका बिल्कुल क्या था, सेम था। अब जैसे कल ही लेटेस्ट एक पॉइंट आपके पास आया रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस को लेकर, मैं सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट डिस्कस करूंगा और माइट भी रिवीजन में दोबारा 380 381 दो सेक्शन मेन थे हमारे। क्लियर। वो दोबारा एक बार मैं लिसन करूंगा रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में आज तुम्हें वही मिलने वाले हैं। हाँ, हो सकता है स्कैनर आप सॉल्व करें तो एक आधा पॉइंट नया मिले, और एक है भी है, जब आप स्कैनर पढ़ोगे तो आपको बताऊंगा कि वो एक्स्ट्रा नोटिंग में लिख लेना, वो एक नया पॉइंट आपको शायद मिलेगा। इसकी ऑथेंटिकेशन को लेकर, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन को लेकर एक कंटेंट आपको स्कैनर में जरूर मिलेगा, वो आप जरूर नोट डाउन करना, मॉड्यूल के अंदर ही कर लेना। क्लियर। वो देख लेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस को लेकर भी सेम क्राइटेरिया आपके पास आया कि सर मैं प्रोस्पेक्टस आपको तब तक, 3 वर्ड थे, इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया, तब तक किसी पर्सन को भी करने नहीं दूंगा। रिगार्डिंग द कंपनी की वो टैगलाइन कल पड़ी थी, कौन सी कंपनी, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और टू बी इनकॉर्पोरेटेड, वेदर उसका पीओबी एस्टेब्लिश हो चुका है या होगा, वट एवर बी द केस। इस केस में जब तक तुम ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्टर्ड नहीं करवाते, किसके साथ, रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार हियर मींस न्यू दिल्ली, तब तक मैं नेक्स्ट आगे आपको इशू करने नहीं दूंगा। और बात यही खत्म नहीं हुई सर, आपको इस प्रोस्पेक्टस के साथ पर्टिकुलरली कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहां पे दी गई। ये लिस्ट आपको पर्टिकुलरली क्या है, अटैच करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी को भी करनी पड़ती है, तो सेम इनके लिए भी ये नया कंटेंट है। एज पर कंपनीज रूल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोस्पेक्टस के साथ अनेक्स्ट होंगे जब आप इस प्रोस्पेक्टस की क्या करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे विद द आरओसी। पहला, जो भी किसी भी पर्सन ने, लाइक एक्सपर्ट, किसी भी पर्सन ने इसकी इश्यूएंस को लेकर अगर कंसेंट दी है तो वो कंसेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी। नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमडी की अपॉइंटमेंट को लेकर या मैनेजर की अपॉइंटमेंट को लेकर, जो भी तुम्हारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर्टिकुलरली, वो कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। एंड अगर वो रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग नहीं है, रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग मतलब रिटर्न में नहीं है, ऑरल है, देन इन दैट केस द मेन पर्टिकुलर्स का मेमोरेंडम बनाकर आपको हमें देना पड़ेगा। एंड नंबर 3, कोई भी, मैं तो आपको कल कल भी कहा था पर्टिकुलर उल्टा,
कि इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, बी और सी। सी पॉइंट क्या है, कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, विद इन प्रोसीडिंग 2 years अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने करा है तो आपको हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट तो हम पहले भी फाइल करते थे, यहां भी फाइल करना है। एंड कॉपी ऑफ, अगर उस प्रोस्पेक्टस पे डायरेक्टर के साइन नहीं है, डायरेक्टर के ऑथराइज्ड पर्सन के साइन है, तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी भी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये मेरा मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो वाकई में याद करने वाला है कि हाँ, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉरेन कंपनी ये डिफरेंसेस है। क्लियर? तो चाहे मार्क कर लेना, मतलब ये सेक्शन अपने आप में बेसिक तो इंक्लूड कर ही रहा है जो नॉर्मल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, स्पेसिफिक पॉइंट्स भी हैं जो फॉरेन कंपनी के केस में गिवन है। नाउ आज का कंटेंट तो वैसे हमारा मतलब जो बचा कुचा है बस वो हमने कंप्लीट करना है। कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक पेंडेंसी में आपका टॉपिक आता है जी, कौन सा सर, आइडिया। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी के केस में वर्ड चलता है एडीआर या जीडीआर। चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन नंबर 41 हम लोगों जो ने पढ़ा था जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्योंकि इंडियन कंपनी फॉरेन में से कैपिटल उठाने के लिए जो रसीद इशू करती हैं दैट आर कॉल्ड एज जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। एक पर्टिकुलर है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। फॉरेन कंपनी ने अगर इंडियन मार्केट से पैसा उठाना है तो वन ऑफ द जरिया उनके पास ये भी है, आप आईडीआर इशू कर दो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो समझा करो, ये इशू किसको होंगे, इंडियंस को। इशू कौन करेगा, फॉरेन कंपनी। क्लियर? तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट जो है पर्टिकुलरली जस्ट एक रेफरेंस ही आएगी कि सीजी विल मेक रूल्स एंड ऑल, इसके रिगार्डिंग टर्म्स क्या होंगी, कितने टाइम का होगा, कैसे इशू की जाएंगी, सब चीजें बस रेफरेंस आएंगी, कंसेप्ट नहीं आएगा। क्लियर? और इसके लिए चैप्टर 3 में जीडीआर की डायग्राम अगर आपको याद है, जीडीआर में कंपनी कहां पे है, इंडिया में। कंपनी कॉन्टैक्ट करती है किसको, फॉरेन डिपॉजिटरी को। फॉरेन डिपॉजिटरी कौन थी, जो आउटसाइड इंडिया है। क्लियर? एंड हम लोग, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करती हैं कि आप हमारी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा लो अपने पास। एंड फॉरेन से, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली मार्केट में जाऊंगा, मन करे फॉरेनर्स मेरे पे विश्वास ना करे, पता नहीं कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, अगर यही बात कौन कहे, वहां की डिपॉजिटरी, तो वहां के लोग उनके ऊपर क्या करेंगे, रिलाई। जैसे अगर मैं कह दूं आईडीआर के लिए, अगर एनएसडीएल सीडीएसएल कोई आईडीआर इशू करे इन कोलैब विद द फॉरेन कंपनीज, वो ज्यादा रिलायबल होंगे। क्या मैं एक बात बताऊं, क्या मैं आज की डेट में क्या डायरेक्टली फॉरेन कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं कर सकता, कर सकता हूं, बट रिस्की है, क्या पता कंपनी कैसे निकले। तो इसीलिए अगला कहता है जी थोड़ा रिलायबिलिटी वाला पॉइंट भी हमने देखना पड़ता है, इसीलिए वो दूसरी कंट्री के डिपॉजिटरीज को बीच में ले आते हैं। अब होगा क्या पर्टिकुलरली, जैसे आपने उसमें भी सेम सीन पढ़ा था, बस बिल्कुल रिवर्स कर दो, उल्टा, कि कंपनी कौन सी हो गई, बाहर की हो गई, डिपॉजिटरी कहाँ की होगी, इंडिया की, और इंडिया में शेयर्स नहीं आएंगे, शेयर्स कहाँ पड़े रहेंगे, वहां के लोकल कस्टोडियन के पास, जिसके साथ डिपॉजिटरी का क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। क्लियर? अब इसमें अगर मैं तुम्हें डायग्राम बनाऊं, लिखो, एक बना ही लेते हैं सर, यहाँ पे वही चार्ट मैं उल्टा कर रहा हूं बिल्कुल। कंपनी आपकी कौन सी है जी, कोई फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन कंपनी है, एंड ये फॉरेन कंपनी पर्टिकुलरली, प्रीति मैम पेन दियो, एक फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी बेसिकली पहले तो डायरेक्टली कांटेक्ट करती है किसको सर, एग्रीमेंट करती है, एग्रीमेंट किसके साथ करती है, इंडियन डिपॉजिटरी, ये ले जाओ उसको ताजी पे लगाओ। ये कांटेक्ट किसके साथ करती है सर, इंडियन डिपॉजिटरी, कि आप हमारी जो सिक्योरिटीज हैं वो अपने यहाँ पे क्या करवा लो, लिस्ट करवा लो। अब पॉइंट ये है, इंडियन डिपॉजिटरी का एक कस्टोडियन, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है।
कस्टोडियन एग्रीमेंट, ये कौन है? फॉरेन कस्टोडियन। और फॉरेन कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को किसको प्रोवाइड कर देती है? फिजिकली, मतलब फिजिकली सिक्योरिटीज को किसके पास रखाती है? फॉरेन कस्टोडियन के पास। वो फॉरेन कस्टोडियन किसका पर्सन है? इंडियन डिपॉजिटरी का। एंड जब उधर से अप्रूवल आ जाएगी पर्टिकुलरली कि हाँ सर, उस फॉरेन कंपनी हमारे शेयर्स अपने पास, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हमारे पास रख दी हैं, क्लियर, क्योंकि वो मेरा ही अपॉइंटेड कस्टोडियन है कि जी मेरे को देने की जरूरत नहीं है, काम करो आप जहां के भी हो। जैसे मान लो ये कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। हमारा एक यूएसए में कस्टोडियन है, आप वो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज उनको रखो। जब वो मुझे अप्रूव कर देगा, इधर से मैं इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या इशू करने शुरू कर दूंगा? आईडीआर्स। क्या इशू करने शुरू कर दूंगा? आईडीआर्स। बेस्ड ऑन सिक्योरिटीज, जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, वो किसके पास पड़े हैं? मेरे फॉरेन कस्टोडियन के पास। तो ये सिनारियो, यही डायग्राम तुमने जीडीआर में पढ़ी थी। हाँ, जीडीआर में क्या था? उल्टा कॉन्सेप्ट। इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट से पैसा ले रही थी। यहां पे क्या है? फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट से पैसा ले रही है। तो यहां कॉन्सेप्ट कौन सा चलेगा? आइडिया। यही सारे एरोस उल्टा कर दो, कॉन्सेप्ट कौन सा बन जाएगा? जीडीआर या एडीआर। आगे पढ़िए, सुनो, ये बन गया जी। क्या ये बन चुका? हमें कंसेप्चुअली इतनी नॉलेज नहीं चाहिए, हमने चैप्टर 3 में ऑलरेडी इसके बारे में बात करी हुई है, बट फिर भी इन्होंने चलो कॉन्सेप्ट बता दिया। कंसेप्ट पढ़िए जी। हाँ जी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, चश्मे पढ़ना। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन, and according to the company's registration of foreign companies rules 2014, IDR means any instrument in the form of, होती तो सिंपल ये डिपॉजिटरी रिसीट है। अरे जैसे इंडिया में कंपनीज आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, एंड आपको उसके लिए क्या बना के दे देती है? कि डिपॉजिटरी रिसीट। सेम यहां पे, क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया। हाँ जी। and authorized by a company incorporated outside India, making an issue of such और एक बात depositories. बताओ, क्या ये अल्टीमेट जो तुम्हारी इंडियन डिपॉजिटरी है, क्या ये अपने आप से रसीदें इशू करी जा रही है? ये किसके विश्वास पे इशू कर रही है? किसके बिहाफ पे इशू कर रही हैं? दैट इज फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी और इंडियन डिपॉजिटरी का क्या साइन हो रखा है? एग्रीमेंट। और दूसरी बात, कच्चे खिलाड़ी अपने थोड़ी। आपा ने वो सारी सिक्योरिटीज इंडिया में नहीं आई, बट कहां पड़ी है? मेरे फॉरेन कस्टोडियन के पास। तो मैं भी तो सिक्योर्ड होकर किसी बिहाफ पे, उस फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे, मैं इंडियन मार्केट में क्या इशू कर रहा हूं? डिपॉजिटरीज रिसीट्स। आगे नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390। हाँ जी। Notwithstanding anything contained in any other law, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या? किसी और लॉ इन द फोर्स, जो मर्जी लिखो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स एप्लीकेबल फॉर। इन सारी चीजों के लिए रूल्स आपको कौन बना कर देगा? सीजी। मुझे नहीं पता तुम्हारे एक्ट में, तुम्हारे सेक्शन में, किसी लॉ में कुछ लिखा हो, आई डोंट केयर, अपने को कोई मतलब नहीं है। वर्ड उसने क्या लगा दिया? नॉट विथ स्टैंडिंग। क्लियर? क्या सर, ऑफर कैसे क्रिएट होगी? रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन द प्रोस्पेक्टस क्या होंगे? द मैनर इन विच आइडिया शैल बी डेल्ट एंड द मैनर ऑफ सेल, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। इन सारी चीजों को लेकर रूल्स कौन बना कर देगा? सीजी बना कर देगा। अब आपको जी क्या रूल्स हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। हमें बस इतनी बात याद रखनी है, इन सारी चीजों को लेकर अगर कोई भी रूल्स बनाए जाएंगे तो वो सारे रूल्स बनाकर कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और, यस प्लीज। हाँ जी। or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or will not establish any place of business in India। नेचुरली ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, कौन सी कंपनी के बिहाफ पे इशू की जा रही हैं? तो फॉरेन कंपनी। पर इनके रिगार्डिंग जो कुछ भी रूल्स होंगे कि ये सारा कार्यक्रम कैसे होगा, इन सारी चीजों के लिए रूल्स आपको कौन बना कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, नो कंपनी, हाँ जी, no company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or may or may not establish any place of business in India, shall make an issue of Indian depository receipts अनलेस। देख ऊपर वर्ड क्या बोल दिया? पहले नो, साथ में क्या लगा दिया? अनलेस। अनलेस इट कंप्लाइज विद द, क्या लिखा हुआ है? कंडीशंस मेंशन्ड अंडर दिस
रूल इन एडिशन टू द सैबी, मतलब जो सैबी की रेगुलेशन है वो तो आपने फॉलो करनी है। जो इस रेगुलेशन में, इस रूल 13 में जो कंडीशंस लिखी होंगी, वो सारी कंडीशंस का भी कंप्लायंस आपको करवाना पड़ेगा। एंड एनी डायरेक्शन इशूड बाय द किसके द्वारा, आरबीआई क्यों बीच में आ गया फैमा, कहीं ना कहीं कंप्लायंस कहता है सर सिंपल सी बात, जो भी तुम्हारे पे एप्लीकेबल है, कोई सेबी की रेगुलेशंस हैं, कोई आरबीआई की रेगुलेशंस हैं, या इस रूल की रेगुलेशन है, जब तक तुम कंप्लाई नहीं करोगे, कोई भी पर्सन इस कंपनी के बिहाफ पे आईडीआर इशू इंडियन मार्केट में नहीं कर सकता। आगे नेक्स्ट इज पढ़िए, द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हाँ जी। and manner of transfer, sale, etc. related to IDR are contained in company's registration of foreign companies rules 2000. सिर्फ नाम है, आपने ऊपर क्या कहा था, इसके लिए आपको रूल्स कौन बना कर देगा, नीचे वाले पैराग्राफ में ना सिर्फ नाम लॉन्च करें। उन रूल्स का नाम क्या है, उन रूल्स का नाम क्या है, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2000। बस रूल क्या है, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ कौन से रूल्स में लिखा हुआ है, दैट्स इट, कंपनीज रूल्स 2040, कि जब तक कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं करोगे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग टू ऑफर क्रिएट नहीं करोगे, हम आपको आईडीआर इशू मार्केट में करने नहीं। एंड स्टैंडर्ड चार्टेड पीएलसी वाज द, हाँ जी, first global company to file for an issue of IDR in India in 2010. यस, एंड ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 कंपनीज एक्ट का डील करता है कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमेलगामेशंस में। सेम आपके ऊपर भी डिट्टो कॉन्सेप्ट क्या होगा, अप्लाई होगा, और उल्टा इस केस में ना इन्होंने थोड़ा होराइजन बढ़ाया है, थोड़ा स्कोप ज्यादा बढ़ाया है। अभी तक तो आप मोस्टली फॉरेन कंपनी इंडिया में किसको बोल रहे हो, जिनका पीओबी इंडिया में, यहाँ डेफिनेशन थोड़ी चेंज होगी। यहाँ पे अगर कोई एक्स पीएलसी, इंडिया से कोई लेना देना नहीं, इंडिया में कोई उनका पीओबी नहीं है, पहली बात वो मेरे लिए फॉरेन कंपनी है ही नहीं, मेरे लिए एज पर द एक्ट वो फॉरेन कंपनी नहीं, जिसका पीओबी इंडिया में है ही नहीं। हम इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 15 की एप्लीकेबिलिटी के लिए, हम ओपनली कोई एक्सपीएलसी अगर वाई लिमिटेड से इंडिया की कंपनी से एमेलगामेट होना चाहती है, तो भी चैप्टर 15 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। यहां पे हमने फॉरेन कंपनी का मीनिंग थोड़ा बढ़ा दिया। कैसे, सुनो, सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द merger or amalgamation of company with foreign company. यस, हाँ जी, Section 234 subsection 1 states that the provision of chapter 15 unless otherwise provided under any other law for the time अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब अगर तो तुम्हारे लिए कोई इस कार्यक्रम के लिए कोई लॉ बनाया गया है, फिर तो वो लगेगा, नहीं चुपचाप चैप्टर नंबर 15 शेल अप्लाई, क्या लिखा हुआ है, म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडिस टू द स्कीम्स और मर्जर्स एंड अमेलगामेशन बिटवीन द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ये कौन सी हुई, डोमेस्टिक कंपनी, जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है, एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द जुरिडिक्शंस ऑफ सच कंट्रीज एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द, क्या लिखा हुआ है सर, फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंट्री, कल को पता लगे पाकिस्तान वालों को आपने मर्ज करवा लिया, नहीं, वहां पे डोमेस्टिक कंपनी अगर अमेलगामेट करेगी, मर्ज करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रीज की लिस्ट दे रखी है, जो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, रिवाइज, कि इन कंट्रीज की अगर कंपनीज हैं, अगर वो हमारे साथ मर्ज होना चाहते हैं, अमेलगामेट होना चाहते हैं, हम करने को राजी हैं, और उसकी प्रोविजंस भी हम बनाने को तैयार हैं। पर कई कंट्रीज जो ब्लैक लिस्टेड, जिनको अलाउड, इसीलिए उसने ना ओपन नहीं बोला कि कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, वो कंट्रीज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, अलाउ करती है। क्लियर, आगे पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट, हाँ जी, the central government may make rules in consultation with the Reserve Bank of India. इन कनेक्शन, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम अकेले खुद से नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, सलाह मशवरा करके पर्टिकुलरली आपके लिए क्या देंगे, रूल्स बना के देंगे। आगे Section 234 subsection 2 states that subject to the provision of any other law for the time being in force, वो तो हमने पहले कहा था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अदर लॉ एप्लीकेबल है तो भाई वो चलेगा, नहीं तो फिर हम रूल्स बना के देंगे, हम बताएंगे। मैंने भी वही बोला, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू की नेचर क्या होती है, सब्जेक्ट टू वर्ड यूज करना मतलब, वो पढ़ तो रहे हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग इन बेसिक टर्म्स का मीनिंग तो समझो, सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए कि अल्टीमेटली मैं बाद में लगूंगा, उल्टा मैंने अपने पे किसी को क्या दी है, प्रायोरिटी। नॉट स्टैंडिंग में क्या होता है,
उन पे मैंने अपने आप को क्या ले ली, प्रायोरिटी। दोनों में ये फर्क है, नॉट विथ स्टैंडिंग और दूसरा वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट। जहां तुम वर्ड बोल देते हो ना सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू मतलब मैं ये कह रहा हूं बट सब्जेक्ट टू दैट, कि अगर वो कुछ कहेगा तो वही लगेगा, नहीं मैं लगूंगा। इनकी नेचर ये है। आगे नेक्स्ट पढ़ो जी। हाँ जी, मे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई merge into a company registered under this act or vice versa, and the terms and conditions of the scheme of merger may provide, among other things, for the payment of consideration to the और shareholders. आपकी सेटलमेंट। अब आप अमेलगामेशन टॉपिक पढ़ चुके हो, अमेलगामेशन में वन ऑफ द मेन चीज क्या आती है, पीसी। तो तुम्हारी पीसी सेटलमेंट भी कैसे होगी, कैश में होगी, शेयर्स में होगी, क्या होगी, ये भी हम गाइड करेंगे। अब कंट्रीज आ गई ना बीच में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बीच में एंटर करना पड़ेगा। क्लियर। तो कहते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ मर्जिंग कंपनी इन कैश और इन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और पार्टली इन कैश और पार्टली इन, जो भी सिनारियो होगा हम बताएंगे। आरबीआई से कंसल्टेशन करने के बाद जो रूल्स रेगुलेशन बनेंगे कि आपका पीसी कैसे सेटल होगा, वो भी हम गाइड करेंगे आगे। एज द केस में बी एज पर द स्कीम टू बी ड्रॉन अप फॉर द, क्या लिखा हुआ है ये ना, सरकारी स्कीम बन जाती है, सरकारी स्कीम बन जाती है। सरकारी स्कीम में सब कुछ ये मेंशन होगा कि अगर कोई बाहर वाली कंपनी इंडियन कंपनी से मर्ज करना चाहती है तो ये स्कीम है, एंड इस स्कीम के अकॉर्डिंग टू आप अपने आप को अमेलगामेट करवा सकते हो। क्लियर। और वो स्कीम बनाती सेंट्रल गवर्नमेंट है बट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। एंड इस टॉपिक के लिए, इस सब सेक्शन 2 के लिए, द एक्सप्रेशन फॉरेन कंपनी मीन्स, हाँ जी, any company or body corporate incorporated outside India, whether having a POB in India, और यहां पे कह रहा था सिर्फ इस सेक्शन के लिए, सिर्फ इस सेक्शन के लिए फॉरेन कंपनी का मीनिंग अपने आप में काफी एक्सटेंडेड है। यहां पे वो कंपनी भी कवर हो रही है जिसका इंडिया में बेशक पीओबी नहीं है, तो वो बाहर की एंटिटी ना, नहीं अदरवाइज मैं फॉरेन कंपनी इसको कह रहा था बाहर की एंटिटी, बट जिसका पीओबी कहां पे है, इंडिया में। इस सेक्शन के लिए फॉरेन कंपनी का मीनिंग अलग है। अब देख, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी ना, सेक्शन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, एक्सप्लेनेशन साथ में ही क्या कर दी, अटैच कर दी। मैं चैप्टर नंबर इंटरप्रिटेशन वाला साथ साथ चला रहा हूं। ये जो नॉट विथ स्टैंडिंग पूछा, सब्जेक्ट टू पूछा, एक्सप्लेनेशन वर्ड आया, तेरे सामने एग्जांपल्स पढ़ी हैं। जब इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो मैं वर्ड टू वर्ड दिखना चाहिए कि हाँ सर वहां पे आपने बताया था कि एक्सप्लेनेशन कई बार सेक्शन के अंदर गिवन होती है। क्या ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में लॉ को बढ़ा रही है, नहीं, उल्टा उस गिवन लॉ को क्या कर रही है, क्लियर। द मैटर्स विच आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द सेक्शन, बट उसकी क्लैरिफिकेशन कौन प्रोवाइड कर रही है, एक्सप्लेनेशन। अगर ये बात ना होती, मेरे माइंड में फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता, जिसका पीओबी इंडिया में है, बट इसने अपनी एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दी कि फॉर दिस दिस सेक्शन हेयर हेयर एक्स, मतलब फॉरेन कंपनी मतलब वेदर हैविंग पीओबी और नॉट। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 से लेके 36, वही तेरी वो लाइबिलिटीज चैप्टर 3 वाली जो प्रोस्पेक्टस के केस में पड़ी थी, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, एंड द पर्सन को इंड्यूस करने की लाइबिलिटी टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स, सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज, एज इट इज आपके ऊपर भी क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। अब इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस का कंटेंट पढ़ा दिया, पॉइंट था कल 384 का लास्ट वाला पॉइंट, मैं ना कोई लाइबिलिटी डिमिनिश करता हूं, ना मैं लाइबिलिटी कोई खत्म करता हूं। अगर तुमने प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी जिससे कोई गलत इंपैक्ट जाता है मार्केट में पब्लिक के साथ, तुम्हारे पे उन एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी लगेगी। या के दोबारा फिर भी कह गया 391, कहते जी आपके ऊपर 34 से लेके 36 तो लगेंगे, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस में डील कर रहे हो, और प्रोस्पेक्टस में डील करना जो लाइबिलिटीज हैं वो 34 से 36 में, जब नॉर्मल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, तुम्हारे ऊपर भी तो एप्लीकेबल होगा। पढ़िए सेक्शन 391 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हाँ जी, 2013 provides for application of sections 34 to 36 and chapter 20 according to this section. Yes, according to subsection 1, the provision of section 34 से लेके 36 both inclusive shall apply to किन के ऊपर, the issue of क्या, prospectus, या issue of क्या है, तो दोनों ही काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। तुम आईडीआर इशू करो या प्रोस्पेक्टस इशू करो, जैसे नॉर्मल कंपनी के ऊपर ये 3 सेक्शन एप्लीकेबल हैं, वही सेम आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। 34 डील करता है
क्रिमिनल लायबिलिटी 35 डील करता है, सिविल लायबिलिटी एंड 36 डील करता है फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करना किसी भी पर्सन को उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए या सब्सक्रिप्शन करने के लिए। सर आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। आगे सब सेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन Section 376, power to wind up foreign companies, although dissolved, the provisions of Chapter 20, that is Chapter of Winding Up, shall apply mutatis जैसे नॉर्मल कंपनीज की वाइंडिंग अप की प्रोविजन चैप्टर 20 में डील होती हैं, अगर आपने कोई फॉरेन कंपनी भी अपने आप में वाइंड अप करवानी है तुम्हारे पे भी चैप्टर 20 एप्लीकेबल होगा। प्रोविजन में नहीं जाना, सिर्फ वर्ड क्या बता रहा है, आपके ऊपर कौन से रूल्स कौन से चैप्टर्स क्या होंगे एप्लीकेबल होंगे। मैंने पहले कहा था कहने को 25 पेज, अगर इसको नटशेल, पहली बात तो प्रेजेंटेशन वाइज 25 पेज है, अपनी बुक का पेज देखोगे ना ये 12 पेज रह जाएंगे, क्योंकि बुक में कंटेंट थोड़ा टाइटली भी है, पेज भी बड़ा है, मॉड्यूल तो वैसे ही छोटे से, समझे ना पॉइंट। तो ये देखने को लेंथ खींच रहे हैं, ऐसे एलएलपी है वो बना रहा है 38-40 पेज का, अगर उसको सही ढंग से पढ़े पर्टिकुलरली इफेक्टिवली वो 25 पेज नहीं है। काफी सारे पहले 12-15 पेज तो कल ही शुरू करेंगे, पहले 12-15 पेज तो तेरे फाउंडेशन वाली, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या, वो लास्ट के कुछ सेक्शन हैं जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, जो इंटर का पार्ट है वो मेन है, उसमें भी ऐसे कंटेंट चलेगा। तभी हम रिस्क नहीं लेते कि आप अपनी कोई बुक लें या वहां से पढ़ें, ऑलरेडी अच्छा गिवन तो है, मॉड्यूल से ऊपर क्या चीज होगी, यहीं से पढ़ लो। पढ़ो नेक्स्ट, शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस for closure of the place of business of a foreign company in India as if it were a company incorporated in India. Has raised money through the offer or issue of securities under this chapter which have not been repaid, और क्या लिखा हुआ है redeemed, कि अगर लेटेड भी जैसे आप इंडियन कंपनी अगर कोई पैसा नहीं देती लोगों का लौटाती तो उसके ऊपर भी तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन आती है, कहते आपके ऊपर भी आएगी एज इफ यू वर अ इंडियन कंपनी। कहते हमको फर्क थोड़ी मान के चलेंगे कि तुम फॉरेन कंपनी तो तुम्हें ज्यादा ही प्रिविलेज देंगे, कोई इतना प्रिविलेज नहीं है, पैसा दो अगले का वापस नहीं करोगे तो चैप्टर 20 जैसे नॉर्मल कंपनीज पे लगता है तुम्हारे पे भी लगेगा, हम जैसे उनको वाइंड अप करवा देते हैं आपको वाइंड अप करवाएंगे। दैट इज नाउ पनिशमेंट इंपॉर्टेंट, ये पढ़ने वाला है पूरे चैप्टर की पनिशमेंट पढ़िए। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन विदाउट प्रेजुडिस टू द Provisions of Section अब 391. इसका मतलब क्या होता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391। 391 भी तो डील किस में कर रहा है, लाइबिलिटीज, जो पनिशमेंट्स में डील कर रहा है। एक पनिशमेंट ये भी आ गई, कहता सुनो तो सही, विदाउट प्रेजुडिस टू द, उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, वो अपनी जगह मैं अपनी जगह, और उल्टा ये हो सकता है 391 भी लगे 392 भी लगे, अगला अपना एरिया कवर करेगा मैं अपना कवर करूंगा, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, मैंने पहले कहते मेरा कोई उसके ऊपर नुकसान नहीं। पढ़िए, इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 द फॉरेन, हाँ 2013, that is chapter on companies incorporated outside India, the foreign company shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh कम से कम कंपनी पे 1 लाख से, इसको साइड पे लिख ले या नेक्स्ट पेज पे आई थिंक सो लिखा भी हुआ है नीचे, ये रहा इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स, इसका क्रक्स आपके सामने पड़ा है। कहते हैं कंपनी के ऊपर फाइन कितना लगेगा, 1 लाख से लेके 3 लाख, और कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट एडिशनल, अगर कॉन्टिन्यूइंग है अभी भी नहीं हट रहे अभी तक डिफॉल्ट चल रहा है आपका, देन एडिशनल फाइन टू द ट्यून ऑफ मतलब अप टू द ट्यून ऑफ मैक्सिमम कहां तक 50,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन ये तो किसके ऊपर आया, कंपनी के ऊपर, 1 लाख से लेके 3 लाख, और पर डे अप टू 50,000 पर डे से लेके जो भी आपका बनेगा, क्लियर, आफ्टर ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज, एंड पनिशमेंट फॉर एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इन पे जो फाइन लगेगा कितना लगेगा 25,000 से लेके 5 लाख। तो ये क्रक्स सीधा पनिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लेते हैं कि अगर मान लो किसी कंपनी ने, या वैसे आ जाएगा जब तुम एक्सप्लेन करोगे जजमेंट दोगे तो आपको मन करे पनिशमेंट साथ में लिख के देनी पड़े कि अगर कंपनी ने नॉन कंप्लायंस करा है चैप्टर 22 का तो उनके ऊपर ये पनिशमेंट्स क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट इज कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द, हाँ जी पढ़िए, कंपनीज फेलियर, any failure by a company to comply with the provisions of Chapter 22 of the Companies Act 2013 shall not affect the validity of any contract। कई बार ना कंपनियां जानबूझ के कंप्लायंस नहीं करती,
कि बढ़िया डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे, इजी एग्जिट हो गया ना। आप ये मानो, कंपनीज को बिना कुछ करे पर्टिकुलरली अगर वाइंड अप होना है ना, सबसे इजीएस्ट वे क्या है? स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ करने के लिए क्या करना है? कंप्लायंस करने बंद कर दो। 2 साल से एनुअल फाइलिंग नहीं करोगे, रजिस्ट्रार अपने आप ही तुम्हारा नाम बाहर निकाल देगा। जैसे क्लास में प्रेजेंट नहीं होगे, स्ट्राइक ऑफ। इससे इजी एग्जिट क्या चाहिए? हाँ, वैसे कैंसिलेशन करवाना करना पता नहीं क्या लंबा प्रोसेस चलेगा, यही चीज है। कई कंपनीज क्या करती हैं, जानबूझ के चैप्टर 22 की प्रोविजन ब्रीच कर देती हैं कि नहीं करेंगे, बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट से बच जाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी तो वाइंड अप हो जाएगी। कहते, ये बात हमें भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। हमने पहले कह दिया, तुम्हारा कोई भी फेलियर होना टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22 शैल नॉट अफेक्ट द, क्या लिखा हुआ है, वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, उल्टा ये कर सकते हैं, जिन कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हारा बेनिफिट होगा वो मनकर रोक लें, और जिन कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारी लायबिलिटी बनती होगी वो एक्टिव रखें। पर तुझे बचने नहीं देंगे किसी बात से, समझे ना, नुकसान पहुंचा देंगे अल्टीमेटली, फायदा नहीं दे पाएंगे। बनता भी यही, नहीं तो हर कोई बंदा ये काम करना शुरू कर देगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिए, बाद में अपने आप को डी लिस्ट करवाने के लिए कंप्लायंस करने बंद कर दिए। कहते नहीं सर, इन दैट केस साफ है, शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ any contract, dealing or transaction entered into by the, or its liability to be sued in respect thereof। जिन जिन चीजों के लिए तुम लायबल थे, उन उन चीजों के लिए लायबल तो रहोगे, बेशक तुम्हारी कंपनी ने कोई कंप्लायंसेस ना भी करे हो। लायबिलिटी मींस लायबिलिटी। जिनके लिए तुम्हारे पे स्यू करना बनता है अगला, तो स्यू कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे, हाउएवर द कंपनी शैल नॉट बी एंटाइटल टू ब्रिंग एनी, मतलब आप स्यू नहीं कर सकते, दुनिया आपको क्या कर सकती है, स्यू कर सकती है। फिर ये तो फिर रखना पड़ेगा ना सब पॉइंट। अगर ये पॉइंट तुम ना रखो, फिर तो हर कोई बंदा मतलब ये गलत इंपैक्ट में आना शुरू हो जाएगा। आप स्यूट नहीं कर पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे, कोई भी सेट ऑफ मेक एनी, कोई काउंटर क्लेम नहीं, कोई इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग नहीं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग और ट्रांजेक्शन। कब तक? कब तक? जब तक इस एक्ट की प्रोविजंस का कंप्लायंस। तो सरकार का कहना, तेरा चाहे 100 खराब हो, जो मर्जी, चाहे जितने के लिए भी हो, पर तुझे फायदा नहीं देंगे। तुम स्यू नहीं कर पाओगे, दुनिया आपको क्या कर पाएगी, स्यू कर पाएगी। अगले के लिए तो तुम लायबल हो ना, वो तो लायबल करेंगे, तुम किसी को लायबल नहीं कर पाओगे। तुम कोई सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, कोई काउंटर क्लेम नहीं कर पाओगे, कोई नया केस उस पर फाइल नहीं कर पाओगे, सारे राइट्स आपसे छीन लिए। कब तक? जब तक इस एक्ट की प्रोविजंस का कंप्लायंस तुम कर लो, सारे राइट्स वापस ले लो। फिर नियत में भी खोट तुम्हारे था, तुमने कंप्लायंस करने क्यों बंद करे? कंप्लायंस करते रहते, राइट्स तो डे वन से आपके पास है। तुमने बंद करे, हमने राइट्स छीन लिए। पर जनता तो आपको स्यू करेगी करेगी, तुम स्यू नहीं कर पाओगे। आगे, रूल्स 12 ऑफ द कंपनीज, हाँ जी। Action for improper use or description as foreign company. यस प्लीज, हाँ जी। इट स्टेट्स दैट, ये भी अच्छा पॉइंट है, इट स्टेट्स दैट, हाँ जी। If any person or persons trade or carry on business in any manner under any name or title or description as a foreign company registered under the act or the rules made thereunder, that person or each of those persons shall, unless duly registered as foreign company under the act and rules made thereunder, shall be liable for investigation under section 210 of the act and action। कई लोग पता क्या करते हैं, मान लो जैसे फॉरेन कंपनी का आया था ना वर्ड, की फॉरेन कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट कर ली या भी इनकॉर्पोरेट करोगे, वो जो सेकंड वाला सीन है ना, करोगे, काम ये पहले करना शुरू कर देते हैं। ट्रेड पहले, काम बिजनेस पकड़ने पहले शुरू करती है, जबकि कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में। इस केस में कहते जी, अगर तो ड्यूली आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो, जैसा आपने प्रिटेंड करा, जैसा आपने कहा, लोगों के साथ ट्रेड कैरी ऑन करा कि बस जी हम फॉरेन कंपनी बनाने लगे, 15-20 दिन में कंपनी बन जाएगी, चलो अपन डील करते हैं, और एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, प्री एक्टिविटीज पहले चलनी शुरू हो जाती है। अगर तो ड्यूली रजिस्टर्ड करवा ली, उसी नाम से, उसी वर्ड से, उसी कारण से, जो भी था, जैसा आपने प्रिटेंड किया था, फिर तो बच जाओगे। नहीं अदरवाइज पता लगे सिर्फ ये नाम दिखा रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करवा ही नहीं रहे, एंड लोगों से ट्रेड बिजनेस इकट्ठा करी जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं, देन आप इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210 के लिए क्या हो जाओगे,
लायबल हो जाओगे और आपके अगेंस्ट जो भी एक्शन बनते होंगे इन्वेस्टिगेशन के तहत, वो सारे एक्शन आपके ऊपर क्या किए जाएंगे, लिए जाएंगे। अरे बहुत सारे लोग फ्रॉड बैठे हैं, ये प्योरली क्या चल रहा है, फ्रॉड ही चल रहा है। एक्शन फॉर क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर यूज, और अपने आप को डिस्क्राइब करी जा रहे हैं एज अ फॉरेन कंपनी, जबकि पता लगा फॉरेन कंपनी तुम थे ही। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए लायबिलिटी किस चीज की डाली, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, एंड एवरी पर्सन जिसने भी डिस्क्राइब करा, जिसने भी इम्प्रॉपर यूज करा इस कंपनी का, अल्टीमेट ही विल बी लायबल अंडर, जो भी 210 में पेनल्टीज पड़ेंगी, लायबिलिटी बनेगी, वो सारी लायबिलिटी आपको सहनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, ये अच्छा है, ये टॉपिक मतलब कहीं पेपर में पूछा भी जा चुका, रिगार्डिंग द इम्प्रॉपर यूज और डिस्क्रिप्शन, कि भाई या तो जैसा प्रिटेंड कर रहे हो वैसा रजिस्टर्ड करवा लो। वर्ड क्या था, अनलेस ड्यूली रजिस्टर्ड एज, क्या लिखा हुआ है, या तो तुम हो उसके अंदर, अगर नहीं हो shall be liable for investigation under section 210. Now, exemption under this chapter, the last thing पढ़िए, the central government में by notification exempt any class of foreign companies or companies incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed may or may not establish a POB in India। और इस पूरे चैप्टर में एग्जाम्पशन हमने एक ही पढ़ी थी, कौन से वाली, जो पहले दिन ही पढ़ी थी, क्या, अगर कोई आईएफएससी, आईएफएससी सेटअप कहां पे किया गया है, एससीजेड में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, तो जो भी वो ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन इन द सिक्योरिटीज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर नहीं होता। एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर ना होना मतलब आपका पीओबी इंडिया में नहीं। दैट इज पूरे चैप्टर का वही जो पहले नंबर पे पॉइंट पड़ा था, ये वही दोबारा फिर लौट कर आ गया, क्योंकि बाकी हमने कहीं भी एग्जाम्शन नहीं पढ़ी, सिर्फ एक क्लास ऑफ कंपनी को एग्जाम किया गया था, वो भी इस पर्पस के लिए, वो कंपनी जो सेटअप कर रही है क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अंडर सेक्शन 18 ऑफ द क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। बाकी और किसी को किसी चीज के लिए कोई एग्जाम्शन नहीं। दैट इज द केस। ये था तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 11। किसी टाइम तो पर्टिकुलरली मतलब हमने थोड़े लॉन्ग सेशन लेकर इसको 2 लेक्चर में खत्म किया हुआ, काम वैसे है 2 वाला ही, ये तो अपन ने इसको 4 तक बना दिया, पहले दिन इंट्रो में टाइम ज्यादा लग गया, नेक्स्ट आज वाले में क्वेश्चन पार्ट कवर करेंगे। अगर कंटेंट की बात करें, कंटेंट इसका है ही कितने लेक्चर का है, तो क्यों मोस्टली तो रेपिटेटिव है। मेन तो सेक्शन आपके कौन से 380 है और 381, हाँ 382 भी चल जाता है, डिस्प्ले ऑफ नेम। बाकी तो रेपिटेटिवली 383 384 सारे प्रोस्पेक्टस वाले लाइन वाइज क्या हो गए, शुरू हो गए। और लास्ट में ही पनिशमेंट काम की, पनिशमेंट का सेक्शन आपके पास कौन सा आया, 392, क्लियर, और एक आया था 391, 34 35 36, क्लियर वो वाला। तो थोड़ा सा ना सेक्शन वाइज इसको एक बार जरूर याद करना, चेक करना, क्लियर। एक काम करिए, पहले तो मॉड्यूल वाले क्वेश्चन ही छोटे से हैं, पहले तो इसको ही कंप्लीट करो, एमसीक्यू बाद में, पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फटाफट एक बार देखो, क्योंकि तुम्हें शायद स्कैनर में यही क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, क्योंकि अभी तक इसकी इतनी कलेक्शन है नहीं ना इनके पास, नया एनेक्टमेंट है, तो इसमें पर्टिकुलर मॉड्यूल साथ के साथ पहले कवर कर ही लो, एंड आफ्टर दैट स्कैनर का पार्ट देखेंगे अगर टाइम बचा तो। पहले ये वाला कंप्लीट करो जी, डू इट फास्ट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारे पास टोटल कितने हैं जी यहाँ पे, 7। 7 में से भी कुछ तो बड़े सिंपल होंगे, आपको पढ़कर ही पता लग जाएगा, और इनमें से कई क्वेश्चन आपको रेपिटेटिवली स्कैनर में भी मिलेंगे, तभी कह रहा हूँ मॉड्यूल पहले करो, स्कैनर का कुछ पार्ट तो आपका हो ही जाएगा। करिए फास्ट। अब फर्स्ट वाले में देखिए, तो डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे कौन कौन से डिलीवर करने हैं आरओसी को, और कौन से आरओसी को, कौन सी स्टेट को, आरओसी न्यू दिल्ली। वो तेरा फर्स्ट वाला वो पूरा एक्सप्लेन करेगा, 380 सेक्शन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल करने थे, कब फाइल करने थे, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीओबी इन इंडिया। In case a foreign company does not deliver its document to the registrar, then state the penalty। पेनल्टी तो अभी 392 ने बताइए ना, आपकी कंपनी के ऊपर कितनी थी, 1 लाख से 3 लाख, एंड पर डे कंटिन्यू के केस में 50,000, टू द ट्यून ऑफ 50,000 पर डे, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से लेके, चेक कर लो। ये वैसे एक स्क्रीनिंग वाले हैं, हाँ स्कैनर जब सॉल्व करोगे आपको थोड़ा और प्लस मिलेगा, थोड़ा लेवल बढ़ भी सकता है, बट ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल।
थोड़ा जल्दी फटाफट एग्जीक्यूट करो। एंड 10 मिनट के बाद अपना स्कैनर ओपन करो, साथ के साथ वो भी देख ही लें अगर कुछ है काम का करने वाला। करिए थोड़ा फास्ट। इसमें क्वेश्चन आपका वो तो काफी रिपीट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी स्कैनर में आपको काफी मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन आपका वही 381 पे, कि रिगार्डिंग द प्रेपरेशन एंड फाइलिंग को लेकर प्रोविजन बताओ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उससे अटैच करने हैं। वो 3 स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट डेट को लिस्ट ऑफ पीओबी, तो वही एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स। फोर्थ वाला तो आपको ये बताना है कि वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आता है या नहीं। जल्दी कंप्लीट करिए, देन आगे स्कैनर पे स्क्रीनिंग कर लो।
उसमें एक दो क्वेश्चन अगर हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। जिसका हो गया स्कैनर ओपन कर लो। जिनका मॉड्यूल हो गया, एक बार स्कैनर पे भी 10 मिनट लगाओ। जो दो क्वेश्चन सेम चलेंगे ठीक है, और ज्यादा को कलेक्शन इनकी होगी भी नहीं। उसमें जस्ट एक दो पॉइंट है देखने वाला, ऑथेंटिकेशन को लेकर था। इवन है 5। हाँ, इसका थर्ड पॉइंट है हाउ ऑथेंटिकेशन ऑफ इट्स, ये 2021 जुलाई में था। और इसमें ना कुछ क्वेश्चन आपको सीए फाइनल भी लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन के नीचे। आपको जो भी क्वेश्चन होता है ना सीए फाइनल का भी, अगर तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चीज है, ये इंटर का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हमारे मॉड्यूल में गिवन नहीं है। बट चलो बाकी चीजें जब रिलेट कर रही हैं तो एक पैराग्राफ करने से क्या जाएगा अपना। तो इसका ना थर्ड पॉइंट है, 2021 जुलाई का क्वेश्चन है। ये है पेज नंबर 599, 600 पे। थर्ड पॉइंट नीचे, सच ट्रांसलेशन इज मेड विद इन इंडिया, इट शैल बी ऑथेंटिकेटेड। कि उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, एडवोकेट, नोटरी, ये वाला। वो वाला ऐड ऑन कर लेना, सिर्फ वो एक्स्ट्रा पॉइंट उतना सही है, बाकी सारा कंटेंट आपको सेम मिलेगा। करिए फास्ट, लास्ट आवाज नहीं भी। क्या डाउट है बोलो। एंड कल की जो टेस्ट की प्रेपरेशन करोगे तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलना, एक ही चीज को लेकर मत बैठे रहना। हमें केस स्टडी के पॉइंट से उस चीज को करना है, नॉट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स। कहीं उसको लेकर आप बैठे रहें। पेजेस शिफ्ट करो, प्रोविजन उसके बारे में चेक करो कि क्या क्या प्रोविजन वहां पे गिवन थी, उस अकॉर्डिंग टू आपका पेपर होना चाहिए। कहीं कह दो जी मतलब चैप्टर 4 पे बैठ गए तो पूरी शाम तक चैप्टर 4 ही चल रहा है। थोड़ा सा स्पीडली, कि मान लो प्रीमियम के लिए यूटिलाइजेशन के 5 पॉइंट्स थे, या डिस्काउंट को लेकर जो भी कंटेंट है, बाय बैक की प्रोविजन, जस्ट गो थ्रू। तुम्हें तो केस स्टडी के पॉइंट से आना है, एंड सब याद हो रहा है। ये मत सोचना कि जरा पढ़ी तो जा रहे हैं बाकी वॉश आउट हो रहा है। जब क्वेश्चन सामने आता है ना तो प्रोविजन ऑटोमेटिकली रिटेन होती है कि इस केस में ये होना चाहिए था। तो तुम्हें तो रिप्लाई वो चीज का देना है। समझे पॉइंट। तो चैप्टर 9 10 थोड़ा स्पीडली, कोई डिस्क्रिप्टिव वाला कोई हमारा पार्ट नहीं है। हमारा तो वैसे ही इंटर लेवल पे फिक्स हो चुका कि पेपर आना ही क्या है, केस स्टडी बेस्ड। तो आप उस अकॉर्डिंग टू इसकी तैयारी करना कल जो पढ़ोगे। क्लियर। देखिए फटाफट स्कैनर में से क्वेश्चंस देखिए, एंड कोई भी अगर आपका डाउट है तो पूछो।
जल्दी करो, जल्दी करो, क्वेश्चन देखो। जो एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने आपको बताया उसको चाहे मेंशन कर लेना अपना मॉड्यूल के अंदर ही। वो ऑथेंटिकेशन वाला आ चुका कि उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी इंडिया में कौन ऑथेंटिकेट करेगा। क्या होना जरूरी है? इंडिया के अंदर काम कर अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो उनका पर्टिकुलरली ये पॉइंट आएगा उसमें कि वो लिख के साइन करके देंगे तो हमने स्टार्टिंग करवाई। तो बाहर से सिर्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। यस, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन आपको सीए फाइनल बेस्ड ज्यादा गिवन होंगे क्योंकि टॉपिक आपका ये सीए फाइनल का था ना। लेटेस्ट इंटर बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। बोलो। कंपनी कॉर्पोरेट अगर उतने सारे क्लियर ये उल्टा आएगा ना। जैसे अपन उनको मान के चलते हैं उसको डीम्ड क्या मान रहा है। दो आंसर नाम क्या एज पर आईसी देखो उसमें क्या गिवन है। ये क्वेश्चन है इसमें उल्टा केस है। इसमें तो इसमें फॉलो नहीं बिगड़ गया। Even though all the shareholders are
पर इसमें तो लिखा होगा ना, टू पहली मार्केटिंग, a company of India having shareholders who are all Indian citizens. इस बारे में क्या था? लेटेस्ट वाला तो ये है ना, तो 2009 में है ना, तो लेटेस्ट वाले के बॉडी लेके चला के 2018 ये है ऐसे तो फॉरेन कंपनी मान के चलते, तो पुराने के बॉडी में अनलेस ये, जैसे अपन ने उनके लिए पढ़ा था कि वही बात कि अपन उनको फॉरेन कंपनी भी मान के चलते हैं, और आपके ऊपर उल्टा चैप्टर 22 नहीं एक्ट की प्रोविजन और भी क्या होंगी एप्लीकेबल होंगी, तो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग चल लेके चलिए उसको। मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है जिसकी सारी शेयर होल्डिंग किसके पास है, इंडियन सिटीजन के पास है, वो भी एज पर द लेटेस्ट आंसर उसको फॉरेन कंपनी अपा मानकर चलेंगे। एक 2009 वाला पुराना क्वेश्चन है, उसने मना करा हुआ है कि जब तक पीओबी इंडिया में ना हो। क्लियर, हम ये कॉन्सेप्ट में लेके चलेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक्ट की प्रोविजन, जब आपने कहा था एटलीस्ट 50% भी होल्ड होना, तो भी तुम्हें मान के चलेंगे। यहाँ तो तुम कह रहे हो सारे के सारे होल्डर ही क्या है, इंडियन सिटीजन, तो आप फॉरेन कंपनी माने जाओगे ये चीज, और आपको कंप्लायंस करवाने पड़ेंगे चाहे आपका पीओबी इंडिया में है या नहीं, तो भी आपके ऊपर फॉरेन कंपनी की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी ये चीज। सर फॉरेन कंपनी तो यस करेंगे बट साथ में एडिशनल लिमिट की बाकी प्रोविजंस भी फॉलो करेंगे। हाँ, उनके ऊपर चैप्टर 22 तो लगेगा लगेगा, अदर प्रोविजन भी एक्ट की वो भी एप्लीकेबल होंगे। सर जी वो उल्टा कर दिए, इंडियन कंपनी है पर सारे फॉरेनर फिर क्या उस पर इंडियन एक्ट तो लगेगा लगेगा, वो तो है ही इंडियन कंपनी, जो है ही कंपनी इंडियन, चाहे उसके सारे शेयर होल्डर्स के हों बाहर वाले हों, उनके ऊपर तो वैसे ही एक्ट एप्लीकेबल है। क्या चीज ना, वीडिया कंपनी तो इंडिया में है ना, वो चीज। हाँ जी बताइए, क्या हो जाएगा? मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आपने काफी देख ही लिए, सिलेक्टेड कुछ बस क्वेश्चन आपके स्कैनर बेस्ड जो होंगे
और कमिंग पार्ट सिलेबस जो आपका होगा, पहले तो आपका कल वाला टेस्ट देखें, नेक्स्ट के लिए मतलब आपको सिलेबस ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट वाले में सिलेबस आपका कौन सा चलेगा, दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट आ गया आपका कल जो शुरू करने वाले हैं कौन सा, एलएलपी। और इन द मीन वाइल मैं थोड़ा सा स्पीडली टेकअप करके ना एलएलपी इंटरप्रिटेशन वाला भी बिफोर दिवाली अगर आप इसको कंप्लीट कर लें टाइमली, क्योंकि उसमें भी 5 लेक्चर का काम है, क्लियर। और एलएलपी में भी तकरीबन 5 लेक्चर का काम है, क्लियर। तो दोनों को इकट्ठा अगर आप वन बाय वन टेकअप करते हुए, देन आफ्टर दैट कंपनीज एक्ट का जो पार्ट आपका पेंडिंग है, क्लियर। लाइक आपका इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर उसमें पेंडिंग है, क्लियर, जो मैंने दूसरे बैच को भी कनेक्टिंग करवाना है, तो फिर उस अकॉर्डिंग टू हम बनाएंगे प्लान आउट। रह जाएगा आपका फैमा, क्लियर। और एक रह जाएगा चैप्टर नंबर 7, मैनेजमेंट एंड कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर। तो देखते हैं चलो जहां जहां तक जैसे जैसे लेक्चर अपने चल रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट कितनी कवरेज हम इस वाले मंथ में आप कर पाएंगे, क्लियर। बट कल आपके पास मॉड्यूल नंबर 3 होना चाहिए। ये मॉड्यूल नंबर कौन सा था, 2। मॉड्यूल नंबर 3 होना चाहिए जिसमें आपका पर्टिकुलरली एलएलपी एक्ट क्या होगा, शुरू होगा, क्लियर। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चे।